इस वीडियो में हम 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे चैप्टर रियल नंबर के। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। एक हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर मैं उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करता हूं तो उस स्क्वायर के पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे ये मुझे बताने। जो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास वो है 1, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 3 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है 4 है। तो कैसे करना है इसको, देखो सपोज करते हैं प्राइम नंबर हमारे पास पी है। अगर मैं पी का स्क्वायर करूं तो पी स्क्वायर होगा, और इस पी स्क्वायर का अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या हो जाएंगे पी इंटू पी। अब देखते हैं पी स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो पी स्क्वायर का पहला फैक्टर क्या होगा, पी स्क्वायर का पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, सारे नंबर्स का फैक्टर 1 होता है, तो पी स्क्वायर का भी होगा। दूसरा पी स्क्वायर का फैक्टर ये पी भी हो जाएगा, क्योंकि जब इस पी का स्क्वायर कराए तब हमें पी स्क्वायर मिला है, तो पी से तो पी स्क्वायर डिविजिबल ही होगा ना, तो पी इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अब तीसरा फैक्टर इसका हो जाएगा ये खुद इटसेल्फ पी स्क्वायर। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे 3। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 5 का स्क्वायर। हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एंड 25 के अगर फैक्टर कर दो तो क्या मिल जाएंगे 5 इंटू 5। अब 25 का एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से तो 25 डिविजिबल है ही ना, 5 5 जो 25। एंड तीसरा इसका फैक्टर खुद हो जाएगा 25। तो 1 2 3 3 फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर के होते हैं वो 3 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ HCF of 98 and 28, if HCF of 98 and 28 is equal to M, and LCM of 98 and 28 is equal to N, then find N minus 7M is तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है 0, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा है 28, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा है 98, और जो ऑप्शन नंबर डी हमारा वो है 198। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 98 या 28 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, जिससे हम एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 98 के प्राइम फैक्टर्स करता हूँ तो 2 से 98 डिविजिबल होगा 49 टाइम्स, 7 से 49 को डिवाइड करूंगा 7 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7। तो 98 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 7। अब मुझे यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे 28 के। तो 28 किससे डिविजिबल है 2 से 14 टाइम्स, फिर 2 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स। तो 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे एक 7 का पेयर बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो पेयर्स जिन नंबर्स के बन जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 7, एचसीएफ हमारा 14 हो जाएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ कितना है m, डेट मीन्स m की वैल्यू हो गई 7। अच्छा, अगर मैं एलसीएम को यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो एलसीएम कितना होगा, जो नंबर पेयर्ड होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं इंटू जो नंबर पेयर में नहीं है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 2। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 जा 196। ये एलसीएम आ गया, और एलसीएम को हमने n से शो कर रखा, तो ये हमारी n की वैल्यू होगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है n माइनस 7m। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n माइनस 7m को। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो 196 है, माइनस 7 इंटू m की वैल्यू कितनी है 14। तो 196 माइनस 14, 7 जा 98, 196 से 98 को माइनस करूंगा तो 98 आएगा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा सही है यहाँ पे दोनों में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन है हमारे वो जो 2025 था उसी में बोर्ड्स में आए थे सीबीएसई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5।
which of the following is a rational number, is a rational number between √3 and √5। तो पहले चारों के चारों ऑप्शंस को लिख देते हैं यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर ए है वो कितना है 1.414 238 के बाद है 7951 फिर 012 ये खत्म नहीं हो रहा है नंबर डॉट 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 डॉट। और ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है 2.326 बार। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी कितना है पाई। और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो कितना है 1.85 7142। अच्छा तो ये वाला तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो डेसिमल के बाद जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ पे है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में कोई पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे 6 बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो इरेशनल होता है। बट यहाँ पे हमें कौन सा नंबर देखना है, रेशनल। तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर सी है पाई, हमें पता है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी हट गया। बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो जो √3 होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर रूट कितना होता है। अगर मैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर रूट लिखूं तो √3 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट 1.7 के आसपास जाता है, 1.71 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अच्छा √5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा निकालता हूँ बाय डिवीजन मेथड, तो 5 को लिखना पड़ेगा 5.00। अच्छा तो 5 का यहाँ लिखना पड़ेगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे पॉइंट आया तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दी। अच्छा 2 और 2 4, इन दोनों नंबर को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, एक नंबर यहाँ पे आएगा, एक नंबर यहाँ पे आएगा, और ये पूरा पैटर्न यहाँ पे उतर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, कि ये तो 100 आ जाए, 100 से कम आ जाए नंबर, मतलब जैसे डिवाइड के लिए करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 14 2 जा 42 2 जा 84 होता है, 16 बचेगा 2.2 आ रहा है। डेट मीन्स रूट इसकी 5 की जो वैल्यू है वो 2.2 समथिंग है, आगे भी निकाल सकता हूँ बट जरूरत नहीं है, 2.2 समथिंग है। तो √3 की वैल्यू 1.71, √5 की वैल्यू 2.2। तो अगर देखा जाए 2.3, तो 2.326 बार ये तो √5 से बाहर चला गया, क्योंकि √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग है, 2.3 आ गया। तो डेट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे हमारा आंसर, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख सकते हैं 1.85 है, और 1.85 डॉट 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 1.71 एंड 2.2 के तो बीच में ही आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, क्लियर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इफ the SCF of two positive integer if the SCF of two positive integer is 1, दो पॉजिटिव इंटीजर है उनका SCF 1 दे रखा, और पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B। पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज 1, A और B का जो SCF है वो 1 दे रखा, देन LCM इज इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है A + B,
ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा है बी, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा है ए, और ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा है ए बी। देखो कैसे करते हैं इसको, हमें एक आइडेंटिटी हमें पता है एचसीएफ और एलसीएम की, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हमें एचसीएफ कितना बता रखा है, एचसीएफ हमें 1 बता रखा है, तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे 1 लिख देंगे, इंटू एलसीएम ही तो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है ए, एंड सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर हमारा क्या है बी। तो L इंटू 1, L1 जा L इक्वल टू ए बी, तो एलसीएम कितना आ रहा है फाइनली हमारा ए बी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है तो ए बी से मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज, क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज। जो 3 प्लस रूट 2 हमारा नंबर है वो कौन सा नंबर है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है रेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है एन इरेशनल नंबर। आगे तो वैसे देखने की जरूरत ही नहीं, पता ही चल गया यहाँ से। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है एन इंटीजर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। तो भैया हमें पता है कि रूट 2 जो होता है किसी प्राइम नंबर का, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इरेशनल। और जब किसी इरेशनल पे एक रेशनल नंबर को ऐड भी कर दिया जाए तो पूरा नंबर कैसा होता है? इरेशनल ही होता है। पूरा नंबर क्या होता है? इरेशनल। तो 3 प्लस रूट 2 यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो रेशनल तो होगा नहीं ऐड किया। हमें पता है कि सारे के सारे इंटीजर्स भी रेशनल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, और नेचुरल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर पे आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इरेशनल नंबर है वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2025 में बेसिक, स्टैंडर्ड या कंपार्टमेंट में जो भी एमसीक्यूज आ रहे थे हमने कवर कर लिए। अब हमें करना है 2014 के क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन है 2 पॉजिटिव, क्वेश्चन नंबर 6, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, m एंड n, एक m है एक, और दूसरा नंबर है हमारा n। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज। तो m को क्या लिख रखा है? m को लिख रखा है p की पावर 5 एंड q स्क्वायर, एंड n को क्या लिख रखा है? एंड n इक्वल टू p की पावर 3 q की पावर 4, p क्यूब q की पावर 4, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। ये बता रखा है कि p और q कैसे नंबर है? वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द एलसीएम ऑफ m एंड n इज, एलसीएम बताना है। द एलसीएम ऑफ m एंड n इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं, पहले नॉर्मल पैटर्न से करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि शॉर्टकट में हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहला ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है ए, p की पावर 8 q की पावर 6। जो बी ऑप्शन है वो है p की पावर 3 q का स्क्वायर, p की पावर 3 q का स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो है p की पावर 5 q की पावर 4, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? p की पावर 5 q स्क्वायर, p की पावर 5 q स्क्वायर प्लस p की पावर 5 q स्क्वायर प्लस p की पावर 3 q की पावर 4, p की पावर 3 q की पावर 4। तो अब देखो इसमें, तो अगर मैं m के फैक्टर्स करता हूं यहाँ पे,
यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। अगर मैं m के फैक्टर्स यहाँ पे करता हूँ तो m की p की पावर 5 है, तो दैट मीन्स मैं p को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 3 4 5 एंड q स्क्वायर में लिख सकता हूँ q इंटू q। और n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n p क्यूब, q की पावर 4 है तो p क्यूब मतलब p को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, q की पावर 4 है q को 4 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एचसीएफ एलसीएम दोनों चीजें निकाल दूंगा। खैर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें खाली एलसीएम पूछा गया है। तो एक यहाँ पे पी का पेयर बन गया, फिर पी का पेयर बन गया, एक पी का पेयर और बन गया, पी क्यू पे तो पी का पेयर बन गया हमारा। अच्छा, 3 पी के पेयर बन गए और क्यू के कितने पेयर बन रहे, एक क्यू का पेयर यहाँ बन गया, एक क्यू का पेयर यहाँ बन गया। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। तो अगर मुझे इसका एचसीएफ लिखना है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ इज इक्वल टू एक पी पेयर वाला, दूसरा पी पेयर वाला, तीसरा पी पेयर वाला, एक क्यू पेयर वाला और फोर्थ भी पेयर वाला क्यू। क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर पेयर में होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हमें एचसीएफ निकालने के लिए करनी पड़ती है। पी इंटू पी क्यूब हो जाएगा एंड क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 2। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा पी क्यूब क्यू स्क्वायर। बट एचसीएफ नहीं पूछा है क्वेश्चन में, एलसीएम पूछ रखा है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर पेयर में है वो तो आएंगे ही आएंगे, फिर जो पेयर में नहीं है, जैसे ये दोनों पी पेयर में नहीं है ये भी आएंगे, फिर ये दोनों क्यू भी पेयर में नहीं है ये भी आएंगे। अगर मैं सारे के सारे पी की मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 4 5, पी की पावर 5 आ जाएगा 5, और क्यू की मल्टीप्लाई कर दूं 1 2 3 4, क्यू की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा पी की पावर 5 क्यू की पावर 4। जो हमारा सी ऑप्शन है वो है, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, देखो जब भी हमें एलसीएम निकालना है और ऐसे केस हमें दे रखा, चाहे वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो चाहे नंबर्स की फॉर्म में हो, बस इतना पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं होंगे तब ये कंसेप्ट नहीं लगने वाला हमारा। तो एलसीएम में इधर भी पी इधर भी पी है, दोनों पी की हाईएस्ट पावर देख लो कितनी 5 है, तो पी की पावर 5। इधर पे भी क्यू है इधर पे भी क्यू है, दोनों क्यू की हाईएस्ट पावर देख लो कितनी है 4, तो क्यू की पावर 4, ये एलसीएम हो जाएगा। पी की पावर 5 क्यू की पावर 4, पी की पावर 5 क्यू की पावर 4। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, पी की पावर 5 पी की पावर 3, स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 3, यहाँ पे क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 4, स्मॉलेस्ट पावर कितनी 2, तो पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर। तो ऐसे सीधा शॉर्टकट से भी कर सकते हैं एमसीक्यूज में, ये भी कर सकते हैं। बस हमारा मेन मोटिव ये है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा, अगर टाइम बचाना है तो ये भी कर सकते हैं। क्लियर? काफी आसान क्वेश्चन था यार। अभी तो हमारे 6 क्वेश्चन एमसीक्यूज के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू 2 की पावर 7 3 की पावर 10, 2 की पावर 7 3 की पावर 10 एंड b इक्वल टू 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 7, 2 की पावर 3 3 की पावर 7, then HCF of a comma b is, then HCF of a comma b is, यहाँ पे हमें a दे रखा b दे रखा, HCF को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है 2 की पावर 7 3 की पावर 10, 2 की पावर 7 3 की पावर 10। ऑप्शन बी है 2 की पावर 10 2 की पावर 10 3 की पावर 17, 3 की पावर 17। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है 2 की पावर 3 3 की पावर 7, 2 की पावर 3 3 की पावर 7। एंड ऑप्शन डी कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी कौन सा है 2 की पावर 7 3 की पावर 7। अच्छा, तो अभी मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का ऐसे क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करना है। ये ध्यान देना है कि हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यस 2 भी प्राइम नंबर है, यस 3 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो ए को एलसी, अगर मुझे यहाँ पे सीधा एचसीएफ निकालना है तो सीधा एचसीएफ क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 7 2 की पावर 3। एचसीएफ में हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 की पावर 10 3 की पावर 7, स्मॉलेस्ट पावर है 3 की पावर 7, यहाँ पे 3 की पावर 7 हो जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा
2 की पावर 3, 3 की पावर 7। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत बढ़िया, आसान है। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ smallest odd prime number and largest 2 digit number is। ऑप्शन लिख देता हूं पहले। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है 1/7, ऑप्शन नंबर बी है 2/7, ऑप्शन नंबर सी है 3/7 और ऑप्शन नंबर डी है 5/7। आई थिंक इट्स रेशियो। क्वेश्चन होगा हमारा द रेशियो ऑफ एलसीएम, रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हमारा क्वेश्चन होगा। द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो हमने पहले से ही प्राइम नंबर्स की बात कर रखी है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है बट 2 इवन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है बट 2 ऑड नहीं, इवन है। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 3 हमारा इवन होता है, सॉरी ऑड होता है, साथ में प्राइम भी होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 और सेकंड नंबर हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो हमें पता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। तो अगर मैं दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करूं, अगर मैं दोनों का सॉरी एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज होगा, एक ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा होगा 1/33। ठीक है, अब सही है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करता हूँ तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर का फैक्टर तो 3 होगा क्योंकि प्राइम नंबर है 3 × 1 और सेकंड का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 11। यहाँ पे कर लेता हूँ 99, 33 टाइम्स, फिर 3 से 11 टाइम्स, फिर 11 से 1 टाइम्स। देखो यहाँ पे अगर मैं पेयर बना रहा हूँ तो पेयर खाली 3 का बन रहा है। किसका बन रहा है? ठीक है, डेट मींस एचसीएफ कितना है हमारे यहाँ पे? 3 और एलसीएम अगर मैं निकाल रहा हूँ तो एलसीएम कितना होगा? 3। एक नंबर 3 हो गया, दूसरा नंबर भी क्या होगा? 3 और अनपेयर नंबर हमारा क्या? 11। क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम निकालते हैं पेयर वाला नंबर भी आता है एक बार, और जिनकी पेयरिंग नहीं होती वो नंबर भी आता है। 1 भी ले लो बट 1 की मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं नंबर में। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 99। अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो एचसीएफ अपॉन पे एलसीएम दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? 3 अपॉन पे 99। 3 × 3 3 33 जा 99। तो 1/33 जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसमें बताना है कि कौन सा वाला इनमें से इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा
2√3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है √2 माइनस 2 प्लस √2, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है √2 प्लस 5√2 अपॉन में √2, √2 प्लस 5√2 अपॉन में √2। देखो हमें ये पता है कि ये 2√3 माइनस 1/√3 ये जो होगा 100% इरेशनल होगा। वाई? क्योंकि ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, और दो इरेशनल को जब माइनस करते हैं तो इरेशनल ही आता है, बस दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं है, तो ये तो हमारा इरेशनल होगा, कंफर्म है। बट ये मैंने बता रखा कि जब किसी इरेशनल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो जरूरी नहीं जो नया नंबर मिले हमें इरेशनल ही मिले। दैट मीन्स यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि इरेशनल है कि नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है कि इरेशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसको करके कौन सा वाला इरेशनल होता है कौन सा वाला नहीं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, पहले ऑप्शन मैच कर लेता हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले वाले में क्या करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए खोलते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 से √3 यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो उससे रूट हट जाएगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, माइनस √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4। तो ये ओवरऑल कितना आ गया हमारा, 4 3 जा 12, 12 में से 4 माइनस करा 8 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 1 25/3। आराम से दिखाता हूँ कैसे करने। 4 3 जा 12, 12 में से 4 को माइनस करा 8 प्लस 1/3 आ गया। अब 8 के अपन में 1 ले लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 1 1 जा 1, 24 है 1 प्लस करेंगे 25। तो ये तो 25/3 आ रहा है, डेट मींस हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर होगा। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। सॉरी यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो नंबर है वो तो रेशनल है, तो ये तो ऑप्शन से हट गया क्योंकि हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर चेक करना है। नहीं सही क्वेश्चन सही है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन हमारा सही है, यहाँ प्लस है। ठीक है, पहला वाला तो हट गया, इरेशनल है। ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिख रहा है वो, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को। पहला वाला तो रेशनल आ गया है, हमने चेक कर लिया। सेकंड वाला देखना है, सेकंड वाला है बी ऑप्शन, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब √2 का स्क्वायर करा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, ये 2√2 आ जाएगा। कोई इसको 2 2 जा 4 √4 कर देगा। भाई एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती उनकी, सीधा ऐसे लिखेंगे 2√2। या तो पहले इसको भी रूट पे बनाओ तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि 2 2 जा, हाँ भाई ये 2 ये √2, 2 2 जा 4, √4 और 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो 2 आ गया रूट से बाहर। एक इरेशनल एक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, या तो दोनों नंबर को रूट में बनाओ तब मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का पहला रूल ये है कि पावर सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। √2 में 2 की पावर 1/2, यहाँ पे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कैसे होगी, दोनों की पावर पहले सेम बनानी पड़ेगी। तो यही सही है जो मैंने करा है, ये 2 + 1 3 माइनस 2 √2। अब भाई √2 तो इरेशनल है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी इरेशनल, और किसी इरेशनल को किसी रेशनल नंबर से माइनस भी कर दो तो पूरा नंबर कैसा होगा, इरेशनल। डेट मींस ये वाला इरेशनल नंबर है, डेट मींस ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं कि क्या ये दोनों रेशनल आ रहे हैं फिर, क्योंकि एक ही नंबर तो इरेशनल हो सकता है। फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो √2 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस √2। अब माइनस के √2 से प्लस का √2 कर दिया, -2। यस -2 आ रहा। ओ भैया -2 तो इंटीजर है ना, ये तो मैंने बता रखा है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं, तो -2 तो रेशनल होगा। ठीक है, सही है। तो अब इसको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को, क्या ये रेशनल है। तो √2 को इसके डिनोमिनेटर में अलग ले लो, इसके डिनोमिनेटर में अलग ले लो। तो √2/√2 प्लस 5/√2 अपॉन में √2, √2 से √2 कट गया 1 प्लस √2 से √2 कट गया 5, 5 + 1 कितना आ गया 6। 6 तो रेशनल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं।
तो ये वाला भी रेशनल नंबर है, ये वाला भी रेशनल नंबर है, ये वाला भी रेशनल नंबर है। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा वो इरेशनल आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, जो हमारा लास्ट एमसीक्यू से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें एक एसर्शन दे रखा है। एसर्शन क्या दे रखा है, 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। 2 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये हमें क्या बता रखा है कि 2 + √2 एक इरेशनल नंबर है। रीजन इसका क्या दे रखा है, हमें रीजन दे रखा है the sum of a non-zero rational number and an irrational number is always an irrational number। क्या बोल रहा है, the sum of non-zero irrational number, non-zero rational number and an irrational number is irrational। अब इसमें चार ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आर इज राइट बट ए इज रॉन्ग। तो भैया हमें ये देखना पड़ेगा पहले, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये हमारा इरेशनल नंबर है 2 + √2। तो हाँ, √2 तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। 2 रेशनल है, अरे एक रेशनल को और एक इरेशनल का जब हम सम करते हैं तो हमें इरेशनल मिलता है। दैट मींस असर्शन तो हमारा सही है, असर्शन तो हमारा जो है वो सही है। अब रीजन को चेक करते हैं, रीजन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। हाँ तो भाई यहाँ पे 2 जो है वो रेशनल नंबर है और 0 नहीं है, 0 भी रेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पे जो रेशनल नंबर है वो हमारा एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है 2। ये बात समझ आएगी, ठीक है। और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर है, यस हाँ √2 इरेशनल नंबर है एंड प्लस मतलब सम, यानी कि दोनों का सम भी हो रहा है। तो इतना तो सही है कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों का सम कर रहे वो इरेशनल होगा। तो यस ये इरेशनल नंबर है, दैट मींस रीजन भी हमारा क्या है, सही। रीजन भी हमारा क्या है, सही, कोई दिक्कत की बात। और रीजन इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट with both are correct with correct explanation, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इस तरीके से हमने 10 एमसीक्यूज को कवर कर लिया, 10 एमसीक्यूज हमारे कवर हो गए। इसके बाद हम 15 क्वेश्चंस और करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यूज हमारे खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ एलसीएम ऑफ 51 एंड 85 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6z - 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में हमें z फाइंड आउट करना है। हाँ तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ एलसीएम ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एलसीएम ऑफ 51 एंड 85 कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 6z - 9,
जेड इज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन का, अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो पहले हम एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि भैया एलसीएम की बात हो रही है सीधा। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में जेड फाइंड आउट, सॉरी एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 51 के फैक्टर कर देंगे, 17 3 51, 17 बन जा 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। 85 पे से जाएगा 5 से, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 17 बन जा 17। तो हमें ऐसे समझ आ रहा है कि 51 के फैक्टर हो रहे 3 इंटू 17, 85 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 5 इंटू 17। तो 17 यहाँ पे कॉमन आ गया दोनों में। तो एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करना, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों नंबर का, एलसीएम इक्वल टू जो पीआर आ गया 17 और जो पीआर नहीं आया उनकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 17 इंटू 15, 15 7 15 7 105, कैरी गया 10, 15 बन जाए 15 और 10 25। तो 255 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 255। अब एलसीएम को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एलसीएम को हम लिख सकते हैं 6z माइनस 9 की फॉर्म में। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि 6z माइनस 9 को मैं 6z माइनस 9 की फॉर्म में मैं एलसीएम को लिख सकता हूँ, बट एलसीएम पे 225 है तो इक्वल टू में 255 है तो 255 लिख देता हूँ। अब ये 9 को इधर भेज दूंगा तो 6z इक्वल टू 255 प्लस 9, 6z इक्वल टू 264 z इक्वल टू 264 अपॉन 6, इससे कट करा मैंने, 6 4 जा 24, फिर 6 4 जा 24। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे इस क्वेश्चन में 44। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर हमारे बेसिक क्लियर होते हैं तो जो क्वेश्चन है वो हमारे बहुत आराम से निकलते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शन, देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी, दो सेक्शन है ए एंड बी। आगे क्या बोल रहे हो, इन क्लास 10th देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है, देयर आर 48 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 48 स्टूडेंट है एंड सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है उसमें 36 स्टूडेंट है। आगे डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, क्योंकि क्लास लाइब्रेरी में मिनिमम बुक फाइंड आउट करनी है सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और दैट ऑफ द सेक्शन बी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ सेक्शन ए एंड बी इक्वली। सेम तरीके से हमें करना है, बराबर क्या हो सके कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। दैट मीन्स क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल पे हमारे पास क्लास 10th है। यदि क्लास 10th के दो सेक्शन है, ज्यादा बच्चे होंगे तो दो सेक्शन कर लिए होंगे, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर ए पे जितने स्टूडेंट है, सेक्शन नंबर ए पे 48 स्टूडेंट है, 48, और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है, 36। अब यहाँ पे लिख देता हूँ ए में कितने 48 और बी में कितने 36। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या किया गया, सपोज करो कि बुक डिस्ट्रीब्यूट की गई सेक्शन ए पे, तो अगर एक एक बुक दूंगा मैं तो 48 बुक तो मिनिमम चाहिए। तो अगर मैंने सबको एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करी तो इधर लगेगी 48 बुक। और सेम तरीके से सेक्शन बी पे भी यदि मैंने सभी स्टूडेंट्स को एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करी तो उनके पास कितनी बुक गई टोटल, 36 बुक। अभी नंबर सेम नहीं आया, वो बोल रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए दोनों सेक्शंस में। मतलब सेक्शन ए में जितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई सेक्शन बी में कहाँ हो रही है, 48 डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 36 अभी नहीं। अब सपोज करो मैंने सेकंड राउंड लिया, दो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, तो अगर दो बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 48 2 जा 96,
96 बुक्स मेरी क्या लग जाएगी, सेक्शन ए में लग जाएगी। अब सेक्शन बी में भी अगर मैं दो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो उधर कितनी बुक्स लगेगी, 72। क्लियर। अब मैंने बोला कि अभी सेक्शन बी में तो 72 बुक्स हुई, बुक्स बच रही है, अभी इक्वल नंबर तो आया भी नहीं दोनों बुक्स में, एक राउंड और लगाए थे सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में मैंने फिर 36 स्टूडेंट्स को एक एक बुक्स और दे दिया, उन पे 3-3 बुक्स चली गई। तो टोटल कितनी बुक्स हो गई सेक्शन बी के पास, सेक्शन बी में मतलब कितनी बुक्स चली गई है, 36 3 जा 108। अब यहाँ ज्यादा हो गई अब बुक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ए में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक एक बुक सेक्शन ए में डिस्ट्रीब्यूट करी, तो कितनी बुक्स हो गई हमारी, 144। कितनी हो गई, 144। क्लियर। फिर मैंने बोला कि यार अब एक एक बुक और बी सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 36 4 जा कितना आ जाएगा, 144। बोलो कोई दिक्कत की बात है। तो जब मैंने क्या करा, सेक्शन बी के हर एक स्टूडेंट को 4 बुक्स दी, तो टोटल 144 बुक्स मेरी सेक्शन बी में लगी। और सेक्शन ए में जब मैंने हर एक स्टूडेंट को 3 बुक्स दी, तो वहां भी कितनी आएगी, 144। तो अब मैं और बुक्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बट मुझे नंबर सेम मिल चुका है। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, वो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना था जिससे मैं बुक्स को दोनों सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो वो नंबर क्या होगा मेरा, 144। क्या होगा, 144। तो ये 144, ये 48 के मल्टीपल्स है, ये 36 के मल्टीपल है। अरे दोनों को कॉमन मल्टीपल हो गया, अरे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो इसे बोलेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। दैट मींस इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम। ये तो मैंने इस क्वेश्चन का बेसिक बताया कि आखिरकार हम इस क्वेश्चन में एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर 48 36 का एलसीएम लगाऊं तो क्या 144 आता है। तो यहाँ पे मिनिमम भी था, मिनिमम मतलब लिस्ट, तो दैट मींस हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था। कंसेप्ट को भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं क्या 48 और 36 का एलसीएम ये आता है। तो 48 का एलसीएम करने के लिए पहले उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3 एंड फिर 3 1 जा 3। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर है 36 की फैक्टर करते हैं। तो 36 2 से गया 18 टाइम्स, फिर 2 से गया 9 टाइम्स, फिर 3 से गया 3 टाइम्स, फिर 3 से गया 1 टाइम्स। तो 24 के फैक्टर के 48 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 48 के फैक्टर हो रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 48। 36 की फैक्टर कर लिए। 36 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 36 के फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्रोसेस हमारी ये रहेगी क्वेश्चन करने की, एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें दोनों का। वो बेसिक है समझने के लिए, जो पहले करा था हमने, इससे 2 2 की पेयरिंग हो गई, एक 3 की पेयरिंग भी हो रही है बस। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक 2 का पेयर बन गया, फिर एक 2 का पेयर बन गया, फिर एक 3 का पेयर बन गया, फिर जिनका पेयर नहीं बना वाला नंबर भी आएगा 2 2 एंड 3। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 जा 48, 48 3 जा 144। तो आंसर कितना आएगा, 144। तो आंसर होगा 144 बुक्स। तो 144 बुक्स आर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विच कैन बी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स इन बोथ सेक्शन इक्वली। 144 बुक्स सेक्शन ए में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, 144 सेक्शन बी में बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, जो इक्वल होगी। क्लियर हो गया, काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट 1/√5 इज इरेशनल। तो अगर हमें 1/√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, जो 1/√5 को से इरेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। लेट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√5 को क्या लिख दूंगा, p अपॉन क्यू। जहां पे p क्यू कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। p क्यू आर को प्राइम नंबर। अब क्या करो, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो। दोनों क्या कर लो, रेसिप्रोकल। तो 1/√5 का रेसिप्रोकल होगा √5/1। हमें पता है अपॉन में रूट लिखना जरूरी नहीं होता, तो सॉरी अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो मत लिखो। p अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, q अपॉन p। अब हमें पता है कि √5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। व्हाई, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल। अगर किसी ये रेशनल है और अगर हम किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कर दे तो वो रेशनल ही रहता है।
तो इस इक्वेशन में अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इन इक्वेशन 1 इरेशनल नंबर √5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर q अपॉन p व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर रखी है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज़ आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दैट मींस 1 अपॉन √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। ये एक स्टेटमेंट हमें प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन में हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन है। जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कवर करा रखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन हमने अब तक करे 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे थे, एमसीक्यूज के बाद जो हमने क्वेश्चन करे थे वो वाले। अब 2024 में प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आ रखे उन्हें देखना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 14 है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहले कर रखा है क्वेश्चन में भी प्रूव दैट, इस टाइप का तो कर रखा है प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? काफी आसान है। क्या करेंगे? यस, पहले से एज्यूम कर लेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर हमें इरेशनल मानना है, इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल एज्यूम करना पड़ेगा, उल्टा एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसे यस p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे pq कैसे नंबर होंगे? pq कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। pq कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। pq आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, q को इधर भेज दो तो √3 q इक्वल टू p आ जाएगा। अब क्या करना है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर देना है हमें? दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो √3 q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। √3 q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। √3 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, q का स्क्वायर q स्क्वायर एंड p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। अब 3 को इधर डिवाइड भेज दूं तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ से मुझे क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं p स्क्वायर को 3 से डिवाइड करता हूँ तो q स्क्वायर आता है। इट इज इम्प्लाइड p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। p स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। और अगर मैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 1.2 के कंसेप्ट को यूज करता हूँ, वो बोलता है कि अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो सॉरी प्राइम नंबर नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, किसी दूसरे प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी क्या होगा कि उसी नंबर से डिविजिबल होगा। दैट मींस अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब देखो, अगर p इधर करता हूं, अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस p को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिलना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो सपोज करो वो c मिल रहा है। अब क्या करेंगे? 3 को इस साइड भेज देंगे तो p इक्वल टू 3c आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। तो p की वैल्यू जो 3c है वो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इक्वेशन 1 को मैं दोबारा से ऐसे लिख देता हूं, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। p की जगह पे यहाँ पे 3c पुट कर देंगे। 3c का स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9c स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 से 9 को काटा, 3c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। 3 को डिवाइड भेज दिया, c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है मुझे कि q स्क्वायर को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो c स्क्वायर आएगा। दैट मींस q स्क्वायर जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1.2 थ्योरम का यूज करता हूं तो वो ये बोलेगी q भी 3 से डिवाइड होगा। दैट मींस q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, p भी 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मींस p और q का एक कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। बट p और q कैसे नंबर है? p और q तो को-प्राइम नंबर है। दैट मींस उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। बट यहाँ पे उनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने एज्यूम करा है वो गलत एज्यूम करा है। तो इसके बाद लिखेंगे दैट मींस p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 3 but p and q are co-prime number. This contradiction arise because our assumption is wrong. That means √3 is not a rational number, it is a irrational number. तो ये थ्योरी प्रॉपर वे में लिख देंगे जो हमने
पहली वाली 1.2 एक्सरसाइज करी थी, उससे मैंने बताया था कि थ्योरी किस वे में लिखनी है, तो मैं खाली क्वेश्चन करने का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। इतने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फैक्टर ट्री ऑफ अ नंबर x इज शोन बिलो। तो हमें क्या दे रखा है, द फैक्टर ट्री दे रखा है, द फैक्टर ट्री ऑफ x, वो हमें गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड x, एंड वी हैव टू फाइंड x। x हमें फाइंड आउट करना है, x क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के बाद हमें x के प्राइम फैक्टर भी लिखने हैं। ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ x। x के क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर। सारे के सारे जो क्वेश्चन है सीबीएसई में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी कराए अब तक तो फिलहाल, ठीक है। अच्छा, तो फैक्टर ट्री क्या दे रखा है, मैं फैक्टर ट्री बना लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है x, यहाँ पे 2y दे रखा है। y को क्या लिख सकते हैं, y को लिखना है 2 इंटू 210 इस तरीके से। फिर 210 को क्या लिखना है, a इंटू 70, a इंटू 70। अच्छा, इसमें हमें खाली x फाइंड आउट नहीं करना है, x के साथ साथ a एंड b भी फाइंड आउट, y a एंड b, x y a एंड b, ये चार चीजें निकालनी है इसमें हमें, ये चार पल है। जब ये चार निकल जाएंगे तो हमें x के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। अच्छा 70, ये 70 हमारा, ये हमने 70 लिख रखा है यहाँ पे। अब क्या है 235, इसके दो पार्ट हो गए 235, और 35 के दो पार्ट क्या है, कौन कौन से, 5 एंड b। तो भाई ये एक ट्री यानी कि एक पेड़ है। अब पेड़ में तुम किधर से किधर को चढ़ते हो, नीचे से ऊपर चढ़ते हो कि ऊपर से नीचे चढ़ते हो, नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना, तो ये एक ट्री है पूरा, तो इसमें भी तुम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ नीचे में, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फैक्टर 5 दे रखा है, एक फैक्टर b दे रखा है। 5 और b किसके फैक्टर है, 35 के। अब अगर 35 के दो फैक्टर है 5 और b, तो 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 35 इज इक्वल टू 5 इंटू बी, क्योंकि 5 और b की इंटू करके मुझे 35 मिलेगा। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, 5 को इधर डिवाइड में भेज दो, 35/5 इज इक्वल टू b। जब भी ऐसे क्या बोलते हैं कि फैक्टर ट्री वाले क्वेश्चन आए और ऐसे वेरिएबल्स को हमें निकालना है, तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को सॉल्व करो। जैसे पेड़ होता है, ट्री है, पेड़ है, पेड़ में तुम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हो, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो 5 पर b की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35, 5 से 35 को हमने 7 टाइम्स काट दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7। बहुत बढ़िया, b हमें मिल गया 7। देखो b क्या मिल गया हमें 7। अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाओ यहाँ पे, अगर मैं 35 और 2 की इंटू करूंगा तो 35 2 70 मिलना चाहिए, मिल रहा है बिल्कुल। अब 70 में एक ही इंटू करूंगा तो क्या मिलेगा 210। यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, यहाँ पे क्या करना है हमें सीधा जहाँ पे वेरिएबल है वहां देखना है। तो 17 इंटू ए कितना आ जाएगा 210, 17 इंटू ए इज इक्वल टू 210। अब 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, ए इक्वल टू 210 अपॉन में 70, 0 से 0 कटा, 7 से 21, 3 टाइम्स कटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ए कितना आ गया 3, बहुत बढ़िया, ए भी मिल गया हमें 3। ए कितना मिल गया हमको 3। ऐसे पीरियड में हमें ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट से। अब देखो 73 जा 210, अब 210 और 2 की इंटू करेंगे तो क्या मिलना चाहिए y। दैट मीन्स y क्या होगा, y क्या हो जाएगा 2 इंटू 210। तो 210 की इंटू 2 से कर दोगे क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 420। y कितना आ जाएगा 420। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 420 है 2 की इंटू करो तो कितना मिलेगा मुझे x। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा 420 इंटू 2 यानी कि 840। कितना आ गया 840। तो चार वेरिएबल्स निकालने थे, चारों वेरिएबल मैंने निकाल दिए। x की वैल्यू कितनी आई 840, y की वैल्यू कितनी आई 420, a की वैल्यू कितनी आई 3 एंड b की वैल्यू कितनी आई 7। बहुत बढ़िया। अब जो बोल रहा है कि x के प्राइम फैक्टर भी करो, x के करो, x की क्या करो प्राइम फैक्टर। तो पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ यहाँ पे से, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 840, तो हमें 840 का प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं, फैक्टर ट्री से हम प्राइम फैक्टर लिख देंगे। कैसे,
x के दो पार्ट हो गए 2 और 420। 2 तो प्राइम नंबर है, 420 प्राइम नंबर नहीं है, तो खाली प्राइम नंबर लिखना है 2 इंटू। अब इधर चल जाओ नीचे, यहाँ पे 2 एंड 210। 210 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, तो फिर 2 को लिखोगे। फिर इधर चल जाओ यहाँ पे 3 एंड 70। 70 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 70 को छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे आ जाओ 2 एंड 35। 35 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 को लिखोगे, 35 को छोड़ दोगे। फिर 35 को ब्रेक करा 5 एंड 7 है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों को लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएंगे इसके 840 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 1 2 3, 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 एक ही बार है, तो 3 की पावर 1, 5 एक बार है, 5 की पावर 1, 7 भी एक बार है, 7 की पावर 1। अब इनके इंटू करके 840 आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120, 127 जा